स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा आप छोटी अवधि के लिए और कुछ लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा म्यूचुअल फंड में आपको मिलती है, लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। स्कीम का रिटर्न लंबे वक्त तक अच्छा नहीं है तो क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए? दो स्कीम के बीच निवेश स्विच करने की प्रक्रिया क्या है? क्या दो अलग अलग एएमसीज के बीच एसटीपी करना संभव है? और फंडनामा में खास आज म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन कब और कैसे हो जाता है? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनी फंड के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। कैसे हैं? थैंक यू। बिल्कुल बढ़िया स्वाति, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहला सवाल लेते हैं। निपुण अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। निपुण जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैम, जनवरी 2017 से मेरी एक एसआईपी चल रही है आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड में। वो फंड 2017 से अब तक की जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न आ रही है मुझे। तो एक तो उस फंड में क्या मुझे एसआईपी रोक देनी चाहिए? ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है क्या उसे भी स्विच करके किसी दूसरे फंड में लगाना चाहिए या सिर्फ एसआईपी न्यू फंड में शिफ्ट करनी चाहिए? ओके। आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड, प्योर वैल्यू फंड, अमूमन ये कहते हैं मोहित की वैल्यू फंड में जो स्ट्रैटेजी लगाते हैं वो उसको कम से कम 5 से 7 साल का वक्त देना चाहिए रिटर्न देखने के लिए। यहाँ पे 3 साल हुए हैं और 3 साल में जो रिटर्न है -5.5% के आसपास का दिखा रहा है। तो बताएं 3 साल के बाद भी अगर ये रिटर्न है तो बने रहे या फिर इसको 6 साल दे? अभी 3 साल और दे रहा है। निपुण, आई थिंक मैं आपकी समझ सकता हूं कि आपकी ये क्वेरी कहां से आ रही है। लुक, सो जैसा स्वाति आपने कहा कि वैल्यू फंड जो है उसको काफी टाइम लगता है। वैल्यू थीम अमूमन देखा गया है कि 3 से 5 साल में 1 या 2 साइकिल्स में परफॉर्म करती है और फिलहाल लास्ट 2 या 3 साल से मार्केट सिर्फ ग्रोथ ड्रिवन रहा है। मेरा निपुण से अगर ये उनके पोर्टफोलियो में इकलौता स्कीम है और एक ही स्कीम में अगर वो कर रहे हैं एसआईपी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एसआईपी इस फंड में बंद डेफिनेटली कर लीजिए और एक नया एसआईपी आप शुरू कर दीजिए किसी इंडेक्स फंड में या किसी दूसरे अच्छे लार्ज कैप फंड में। और अगर आपके पास दूसरे स्कीम्स भी है पोर्टफोलियो में, दूसरे थीम्स आपने कवर कर रखे हैं एडिक्वेटली, तो आप इसको चलाइए अगले 3 से 5 साल तक। बट अगर ये आपके पोर्टफोलियो का इकलौता थीम है तो आपने वैल्यू में ही निवेश कर रखा है, तो मैं कहूंगा कि फिर आप इसमें से निकल कर अपने पैसे को किसी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में। यहाँ पे निपुण आप हैं हमारे साथ ना? जी मैम। आपकी पोर्टफोलियो में ये इकलौता फंड है या फिर और भी स्कीम्स है? मैम, एक मेरा कैनरा रोबेको के ब्लू चिप फंड में जाती है सर। अच्छा। एक एक्सिस स्मॉल कैप में जाती है और एक मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जाती है। अच्छा। तो ये सभी चारों स्कीम्स में 5,000 जाती है। ओके, ऑलराइट। मोहित, So I think पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है निपुण आपका। So you have a large cap fund, you have a large plus mid cap, you have a small cap. So then I would मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसमें एसआईपी बंद करके स्कीम को कंटिन्यू करिए, 4-5 साल और रखिए स्कीम को, बिकॉज वैल्यू थीम जनरली एक लंबा अरसा लेती है और जब परफॉर्म करता है वैल्यू सेक्टर तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसको आप होल्ड करिए, बट एसआईपी आप अपना डाइवर्ट करके किसी लार्ज कैप फंड में, इंडेक्स फंड में या फिर फोकस्ड फंड के अंदर में आप शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास लार्ज कैप है ऑलरेडी, आप चाहें तो एक अच्छा फोकस्ड फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके। अगला सवाल लेते हैं। कल्पना हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से। कल्पना नमस्ते। या नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कल्पना बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि
मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है सिंस 2015। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है ईयरली। मेजरली जो म्यूचुअल फंड है दीज आर द टैक्स सेवर फंड। ओके। तो अभी लाइक दिस फाइनेंशियल ईयर मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है, मुझे करना है। बट मैंने जस्ट उनका रिव्यू किया। तो मतलब मोस्टली मेरे HDFC एंड निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स है। तो मैंने कहीं ऑनलाइन पढ़ा था कि ये जो निप्पॉन इंडिया के है दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, तो आपको बंद कर देना चाहिए। तो आई एम जस्ट वेरी नर्वस एंड टेंस टू कि अभी मैं क्या करूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतने सारे टैक्स सेवर फंड्स में क्यों निवेश कर रही, मतलब 4 क्यों? मैम एक्चुअली ये हमारे फादर के फ्रेंड है जो CA है, उनके थ्रू हमने किया हुआ है। तो वो टाइम तो मेरे पास लाइक म्यूचुअल फंड नॉलेज इट वॉज जीरो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत पता चला है, बट स्टिल वेयर टू गो। तो अभी जो आपको निवेश करना है, एक तो आपको पोर्टफोलियो पे राय चाहिए, और दूसरा जो अभी निवेश करना है उसका लक्ष्य क्या है? सिर्फ टैक्स बचाने के लिए? नहीं मैम, नॉट द टैक्स बचाने के लिए। आगे मतलब है लाइक पैसा ग्रो करना है। तो कितने सालों के लिए निवेश कर सकती हैं आप? 10 years, 15 years, 10 साल तक के लिए। ओके, मोहित बताइए, मोटा मोटी आइडिया मिल गया है इनके पोर्टफोलियो का और इनके निवेश की स्ट्रैटेजी का। अभी तक क्या सलाह देंगे आप? कल्पना जी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। आई थिंक सबसे पहली सलाह तो वही रहेगी कि इतने सारे टैक्स सेवर्स का कोई रोल नहीं रहता पोर्टफोलियो में। तो आप एक टैक्स सेवर पे फोकस करिए। आप चाहे तो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ प्लान में ही अपने जो टैक्स सेविंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एवरी ईयर आपको हर साल का जो ATC के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो एक फंड के अंदर में करते रहिए, और दूसरे जितने फंड हैं आप उनमें से धीरे धीरे करके बाहर आ सकते हैं। इतने सारे टैक्स फंड्स रखकर आपको कोई बहुत अलग थीम या कुछ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा पोर्टफोलियो में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो में एक L&T का फंड था, वो काफी ठीक है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी अवधि है, उसके लिए आप एक अच्छा सा 4 स्कीम्स का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं या लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। प्रू ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड काफी अच्छा होगा। आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ले सकते हैं, और आप एक मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ले सकते हैं। तो इससे आप लार्ज कैप फोकस थीम जो कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होता है, और एक लार्ज प्लस मिड कैप का थीम कैप्चर कर लेंगे। पर 15 साल के लिए आपकी योजना है, जो कि आप एक मिड कैप फंड भी ले सकते हैं और DSP मिड कैप का चुनाव कर सकते हैं। तो ये 4 स्कीम्स बहुत होंगी एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, और उससे ज्यादा स्कीम्स की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना जी, कल्पना जी आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आई कैन हियर यू। क्लैरिटी मिल गई सारी? यस मैम। मैम, वन मोर क्वेश्चन। तो ये जो जितने मैंने अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनका क्या कर दिया जाए? लाइक रिडीम कर दूं, फंड स्विच कर दूं? मोहित, देखिए, ELSS स्कीम्स हैं तो ये इनमें 3 साल का लॉक इन होगा। कुछ स्कीम्स आपकी लॉक इन से बाहर आ चुकी होंगी। तो मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा मौका देख के, मार्केट अभी ठीक लेवल पे है, आप इनमें से निकल सकते हैं और फिर पैसे को स्टैगर कर ये जो नया पोर्टफोलियो हमने सजेस्ट किया है, आप उसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहां पर लॉक इन है वहां आपको वेट करना पड़ेगा, वहां आपके पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी, और चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मनी फ्रंट के CEO और को फाउंडर मोहित गांग। अगला सवाल RK शर्मा जी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते मैम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, आवाज कम आ रही है। क्या सवाल है आपका शर्मा जी? तो मेरा पहला सवाल है कि मुझे 2000 की एडिशनल शिप करनी है। हाँ। उसको मिड कैप फंड में करूं या मैं गोल्ड फंड में करूं? अच्छा, तो
एक बार आपका ये जो आप निवेश कर रहे हैं इतना सारा इक्विटी में, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर है 10 साल की उम्र, उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी आपका 12,000 की SIP चल रही है। हाँ जी, अभी 3,000 की और करनी है। 3,000 की और करनी है। ओके, सो 3,000 की SIP इनको और करनी है। पोर्टफोलियो एक बार क्विकली चेक कर लीजिए मोहित, और बताएं कि अगला जो ये एडिशन है, ये मिड कैप में करें या फिर गोल्ड फंड ले। शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, सारी ही कैटेगरीज को आपने कवर किया है। मिड कैप स्कीम आप बिल्कुल ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक्सिस मिड कैप आपने लिखा था और वो स्कीम अच्छी है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं बिल्कुल। गोल्ड भी एक अच्छा निवेश है, और अगर आप अपने ग्रैंड डॉटर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी हालांकि कि RBI की तरफ से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इशू आते हैं। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में अब कोई इशू बचा नहीं है आने के लिए, पर रेगुलरली वो आते हैं। तो गोल्ड निवेश के लिए वो एक बहुत अच्छा उपाय है। आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं इन्वेस्ट जब वो आए। बट गोल्ड फंड में SIP ऑल्सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। आप मेरे हिसाब से आप मिड कैप फंड का चुनाव करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। इन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था हमसे कि अलग अलग AMC के बीच में क्या STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये सुविधा मिल सकती है मोहित? नहीं शर्मा जी, आप STP किसी एक AMC से दूसरे AMC में नहीं कर सकते। तो HDFC के स्कीम से आप ICICI के स्कीम में STP नहीं कर पाएंगे। STP सिर्फ सेम फंड हाउस के स्कीम्स में ही हो सकता है। तो आप HDFC के लिक्विड फंड से HDFC के इक्विटी फंड में या किसी दूसरे स्कीम में कर सकते हैं STP। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर सिर्फ विद इन सेम AMC ही अलाउड होता है। ओके, शर्मा जी, PPF अकाउंट खोल सकता हूँ सर? आपकी उम्र क्या है? 70 ईयर्स? हाँ, 70 ईयर्स। मोहित? शर्मा जी, मेरी राय ये रहेगी आपको कि आप PPF अकाउंट अपनी ग्रैंड डॉटर के नाम में खोलिए, वो बेटर रहेगा। हालांकि लायबिलिटी आपकी ही बनेगी, इंटरेस्ट इनकम जो भी जनरेट होगा PPF से, जो टैक्स फ्री होता है, बट फिर भी कंप्यूटेशन में आपके ऐड होगा, क्लब होगा, या फिर उनके गार्जियंस के कंप्यूटेशन में क्लब होगा। बट मेरी राय ये रहेगी कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर के नाम पे एक PPF अकाउंट खोल लीजिए और उसमें पैसा निवेश करिए। मैंने ATC बेनिफिट मेरे को मिलेगा सर? ATC बेनिफिट शर्मा जी उनके लीगल गार्जियन को मिलेगा, जो भी उनका लीगल गार्जियन होगा। अगर आप उनके लीगल गार्जियन बन सकते हैं तो आपको ATC बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आप गोल्ड फंड में निवेश में या गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं, या बाकी जो लोग भी, तो अब आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो नया ट्रांच आने वाला है वो मंडे से ओपन होगा और वो 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगला सवाल, सुभाष जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्ते। नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है? मैडम, मैं हमेशा ये चाह रहा था कि मेरे इसमें थोड़ा गोल्ड का पोर्टफोलियो भी हो, लाइक 10% और 15% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो जी। तो मैंने 2014 में रिलायंस गोल्ड ETF लिया था। ये लिया था 6 नंबर एट द रेट ऑफ 2432। ठीक है। बट अभी ये इसका लगता है कि जैसे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन, और करंट वैल्यू इसकी 40 पैसे दिखाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें मार्केट में रिस्क तो होता है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एकदम जीरो हो गया है। तो क्यों हो गया और क्या सावधानी लोग बरते हैं, एंड विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर से गोल्ड ETF? ये कैसे हो सकता है मोहित कि अगर इन्होंने लिया हुआ है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और अभी उसको वैल्यू इतनी कम दिखा रहे हैं, उसके मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इनको समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं सुभाष जी, बेफिक्र रहिए। गोल्ड की, सोने की चमक कुछ कम नहीं हुई है, बिल्कुल फीकी नहीं हुई है आपके पोर्टफोलियो में। ये जो निपॉन का ETF था, जो पहले रिलायंस गोल्ड 20 कहलाता था, अभी ये निपॉन ETF गोल्ड 20 कहलाता है। ये दिसंबर 2019 में इसका फेस वैल्यू स्प्लिट कर दिया गया था। तो जो 100 रुपए के भाव का एक
ETF होता था उसको 1 रुपए का कर दिया गया। तो अगर आपके पास में 2000 या 2500 के भाव में आपने कुछ लिया हुआ था तो उसका भाव 25 रुपए हो गया और आपके यूनिट्स बढ़ गए बेसिकली। तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर अभी का इसका भाव देखेंगे तो कुछ 44 रुपए के आसपास चल रहा है, 44-45 रुपए के आसपास। तो आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं अपने 6 यूनिट्स जो आपने ले रखे हैं उसमें। और एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स जो होते हैं बहुत अच्छा और सेफ तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप गोल्ड में जो एलोकेशन करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो कंटिन्यू करिए। इसमें और भी निवेश करना चाहते हैं तो करिए। बहुत जगह बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने देखा है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के लिए डालते हैं, वहां पर इस स्प्लिट को ठीक तरह से दर्शाया नहीं गया है। तो वो वेबसाइट्स आपको लॉस दिखाती है आपके पोर्टफोलियो में, बट ऐसा नहीं है। आप फंड हाउस से स्टेटमेंट मंगवाइए और उस स्टेटमेंट में आपको सही पिक्चर मिल जाएगी। ओके, चलिए सुभाष जी। हाँ, समझ में आ गया ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर हम रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। इस बार फंडनामा में हम अपने एक्सपर्ट से ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बीच का फर्क क्या है। मोहित बताइए कि कितना फासला है दोनों के बीच में, कब डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है? जी स्वाति, ज्यादा फासला नहीं है एक्चुअली। बहुत ही क्या बोलते हैं, हेयरलाइन डिफरेंस जिसे कहा जाएगा वैसा होता है। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो 1952 में हैरी मार्कोविट्स नामक एक इकोनॉमिस्ट ने एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पोर्टफोलियो को कुछ इस तरह से बनाएं जिसमें ऐसे एसेट्स का चुनाव करें जो कि आपस में जिनका रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल लिंक्ड ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने रिटर्न को सेम रिस्क लेवल के लिए मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर अपने रिस्क को सेम रिटर्न लेवल के लिए मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वहां से डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत हुई और डाइवर्सिफिकेशन का मूल सिद्धांत यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह के एसेट्स इंक्लूड करिए जो कि आपस में कोरिलेटेड ना हो, जिनका की रिस्क और रिवॉर्ड का जो पैटर्न है वो बहुत अलग हो। जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये अलग तरीके से मूव करते हैं, कभी साथ में नहीं चलते। तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कब हो जाता है? जब आप एक ही एसेट क्लास में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं तब? हाँ, देखिए होता क्या है, लोगों को लगता है कि अगर मैंने 10 या 15 या 20 स्कीम्स ले ली हैं अपने पोर्टफोलियो में तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दिया। तो वो बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का। अगर आप 10 से ज्यादा स्कीम ले रहे हैं तो वो एक्चुअली क्लटर हो गया है। उसमें आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज मोस्टली सारे ही फंड मैनेजर्स एक सिमिलर कैटेगरी में वही स्टॉक्स का चुनाव करते हैं। एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे लार्ज कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी में आपको टॉप 100 स्टॉक्स में से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जैसा कि सेबी का मैंडेट है। राइट? तो अब अगर वहां पर आप 5 स्कीम ले लेंगे तो 5 स्कीम सिमिलर स्टॉक्स ही ले रही होंगी, तो आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिला। तो अगर आपने एक ही कैटेगरी की बहुत ज्यादा स्कीम्स भर ली हैं तो वो एक्चुअली ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। हर कैटेगरी में एक स्कीम बहुत हो जाती है। तो आप उस तरह से चाहे तो 3 या 4 अलग अलग कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंक्लूड कर लीजिए। हालांकि वो भी सारी इक्विटी से लिंक्ड होंगी, तो वो इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बट कुछ हद तक पोर्टफोलियो अलग हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अलग अलग फंड मैनेजर्स का चुनाव कर ले, तो वो भी एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन करने का। या फिर सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन का कि आप ये 4 या 5 अलग तरह के एसेट्स इंक्लूड करें। आप 2 इक्विटी की स्कीम लीजिए, 2 डेट की स्कीम लीजिए, एक गोल्ड का स्कीम रखिए, कुछ एक कमोडिटीज का और थीम रखिए और कुछ रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड बास्केट बन जाएगा। मुझे अभी भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो रहा है मोहित। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा प्रोसेसर इस मामले में। फंड मैनेजर के लेवल पे भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एएमसी के लेवल पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कैटेगरी इक्विटी की बहुत सारी आप उस लेवल पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम सब बेसिस पे डाइवर्सिफाई करें तो भी तो मेरे पास बहुत सारे फंड्स हो जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो में। तो क्या वो नहीं स्वाति,
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए 5 से 8 स्कीम्स का पोर्टफोलियो बहुत हो जाता है। उसके बियॉन्ड लेने से आप सिर्फ रिपीटेटिव स्टॉक्स ही खरीद पाएंगे। तो जो भी स्कीम्स आप लेंगे उनका जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो है, जो फंड मैनेजर्स खरीदते हैं, वो ज्यादा डिफरेंट नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा अगर आप स्कीम्स भरेंगे। प्लस ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने में आपको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको सारी स्कीम्स के जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो रेशियोज हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनमें क्या हो रहा है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस सब पे भी ध्यान देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आपका रिटर्न भी सफर करता है, बिकॉज होता यह है कि कुछ 2 या 3 चीजें जो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, आप उनमें अगर अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए अच्छा होता है। डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे निवेशक मैंने देखा है कि टेल बहुत बड़ा कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो का। तो वो 10 के बाद जब 15-20 स्कीम्स इंक्लूड करते हैं तो एलोकेशंस बहुत छोटे हो जाते हैं, कुछ 1-1, 2-2% एलोकेशन। उससे आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल सफर ही करता है, और जो अच्छी क्वालिटी के स्कीम्स हो सकते थे वहां पर आपका एलोकेशन कम हो जाता है। तो इसकी काफी सारी खामियां भी है अगर आप बहुत ज्यादा चीजें बढ़ा देंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो जैसे खामियों को अगर थोड़ा आप बता सके कुछ पॉइंट्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपका टेल रिस्क बहुत बढ़ जाता है, आपकी जो पोर्टफोलियो के जो छोटे एलोकेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। आपका जो रिटर्न है, जो कि क्वालिटी रिटर्न है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आ सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब आप 5 से 7 स्कीम रखेंगे जिनका सबका एलोकेशन मान लीजिए 10 से 15% के बीच में हो, तो वहां पर आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। जैसा वॉरेन बुफे ने एक बार कहा है कि आप कहां निवेश करते हैं उसकी वो 1x इंपॉर्टेंट है, आप कितना निवेश करते हैं वो 10x इंपॉर्टेंट है, और आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो 100x इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो ये जो 10x वाला पार्ट है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या एक पर्टिकुलर एसेट में, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में जहां आप 100 रुपए लगाने वाले थे, आपने सिर्फ 20 रुपए लगा के छोड़ दिया और बाकी और 5-7 चीजें भर ली अपने पोर्टफोलियो में उस एलोकेशन को पूरा करने के लिए, तो ओवरऑल आपका रिटर्न कहीं सफर करता है। वो डाइवर्सिफिकेशन ओवर जब हो जाता है तो उसकी बहुत सारे नुकसान होते हैं पोर्टफोलियो में। उससे कॉस्ट मेरी राय यही रही, निवेश का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन से। जी बिल्कुल, आप जितनी ज्यादा चीजें इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में उनका आपको अलग से कॉस्ट लगता है। हालांकि ओवरऑल कॉस्ट मैं मानता हूं कि सब चीज का सेम होगा और वैल्यू के बेसिस पर होगा, बिकॉज आप एक एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 100 रुपए पे एक्सपेंस रेशियो लगेगा, और अगर आप उस 100 रुपए को 10 टुकड़े में बांट के करते हैं तो भी 100 ही रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आपका ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कहीं जाकर बढ़ जाता है। बिकॉज आप वो 10 से 20 चीजों के बीच में चेंज करेंगे, और अभी आप एक अगर थोड़ा सा फोकस्ड पोर्टफोलियो रख रहे हैं तो 5 से 8 स्कीम्स के बीच में आप अपने चेंजेस करेंगे, तो यहाँ ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और लाइफ वैल्यू उस पोर्टफोलियो का थोड़ा बढ़ जाता है कॉस्ट। ओके, सो बेसिकली अगर इसको हम लोग बुलेट पॉइंट्स में कह सके कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से एक तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो उसका भी रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और आपने बताया जो मैंने मिस किया, आपको ट्रैकिंग ज्यादा करनी पड़ती है, आपका नॉलेज लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में देखनी पड़ेंगी, और उन सबका भी कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू है, कॉस्ट है, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और आज के लिए फिलहाल शो में इतना ही। आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब भी दें तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल जब भी लिखिए तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर दीजिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। कई दफा आपके जो सवाल होते हैं वो अधूरे होते हैं और हम उस पर ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं जवाब देने के पहले, तो जरूरी है कि हम आपसे बात कर पाएं। और इसके अलावा सवाल आप अंग्रेजी, हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं और सवाल अलग अलग तरीके के भी पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस भी आप हमसे कर सकते हैं, कोई उसमें शर्माने की या हिचकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।